कैसे हैं आप गाइस? आज हम एंथ्रोपोलॉजी डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक है आगे? तो अब देखो, सोशियो इकोनॉमिक कौन कौन से जो हमने रिलीजियस मिनॉरिटीज पिछले वीडियोस में पढ़ी, लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी। तो इनकी इश्यूज क्या है, सोशल इश्यूज क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज क्या है डिफरेंट रिलीजियस मिनॉरिटीज के। तो देखो, अब पारसीज है। पारसीज में जो फर्टिलिटी रेट है, बाकी कम्युनिटीज में फर्टिलिटी रेट तो है ही, बट पारसीज में फर्टिलिटी रेट जो है वो बड़ा ही लो है। ओके। इनके पास ना तो लैंड है और कोई इनके पास कोई इतने ज़्यादा वो भी नहीं है, वेल एस्टेब्लिश्ड लोग भी नहीं है इतने। ओके। तो कपल्स में ये होता है कि इनमें ये अनविलिंग होते हैं कि बच्चे करने हैं। ठीक है। हेल्दी भी होते हैं, इकोनॉमिकली वेल भी होते हैं। ठीक है। तो तब भी इनका जो रिप्लेनिशमेंट रेट होता है वो बड़ा ही लो होता है। ओके। तो उसके बाद सिक्स की बात करें, सिक्स में जो है वो फीमेल इन्फेंटिसाइड अभी भी उनमें ज़्यादा है ना। सेक्स रेशियो जो है वो अभी भी उनमें जो है वो कम है। ओके। तो ये अब ये बैकवर्ड भी लोग हैं सिक्स जो हैं। ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, लबाना हो गए, रामगढ़िया, ठीक है, बंजारा। ठीक है जी, जो बंजारा, लबाना, ये जो लोग हैं ये बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस से हैं। तो बैकवर्ड कैसे हैं ये? देखो, इकोनॉमिकल साइड से भी बैकवर्ड है, सोशली भी बैकवर्ड है। ओके। अब देखो, पार्सिस में लो फर्टिलिटी रेट है, इकोनॉमिकली साउंड है। अब सिक्स जो है ये बैकवर्ड भी है इनमें लोग। तो इनमें जो फीमेल फर्टिसाइड्स जो है वो ज़्यादा है प्रेवलेंट, और सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइनिंग है इनमें। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट की। तो बुद्धिस्ट में बुद्धिस्ट क्या बोलते थे? तो बुद्धिस्ट जो है वो, क्योंकि अब बात करेंगे तो बुद्धिस्ट जब रिलीजन आया था तो हमने पढ़ा था इसने इम्पैक्ट कैसे किया है। तो इन्होंने कास्ट के अगेंस्ट बात की। इन्होंने अहिंसा पे ये बेस्ड है। तो इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर करना चाहिए पीसेंट कम्युनिटीज को। तो ये खुद भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो अब बुद्धिस्ट लोग जो हैं ये खेती बाड़ी करते तो हैं, लेकिन इनको वेजेस जो है वो बड़ी ही लो मिलती हैं। ओके। तो अब इतना इनके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है कि अपना ये यूनिट सेटअप कर सकें, इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकें, हॉस्पिटल सेटअप कर सकें। अब रही क्रिश्चियंस की। अब क्रिश्चियंस बेसिकली ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस हैं वो सर्विस सेक्टर में हैं। ठीक है। और जो नागालैंड में है या फिर मेघालय में है, वो एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है क्रिश्चियंस। अब बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस। अब मुस्लिम्स की बात करते हैं। मुस्लिम्स में देखा जाए तो ये सिटीज़ में ज़्यादा, सिटीज़ में जो है वो रिच हैं, जो गांव में है वो पुअर हैं। तो इनमें देखो, सोशली बैकवर्ड है, ये इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है। ओके। तो अब जो मुस्लिम्स हैं, है ना, तो रिलीजियस मिनॉरिटीज भी इनको बोलते हैं, तो बैकवर्ड तो है ही है ये। तो कुछ वीविंग का काम भी करते हैं मुस्लिम्स। ठीक है ना। तो इनमें इतने कोई एंटरप्रेन्योर इतने ज़्यादा तादाद में नहीं है मुस्लिम्स में। तो ये सोशल इकोनॉमिक इनमें डिसेबिलिटीज़ हैं। तो मुस्लिम्स में भी मैंने बात की, क्रिश्चियन क्या है सर्विस सेक्टर में है, बुद्धिस्ट एग्रीकल्चर में है, सिक्स
में जो बैकवर्ड कम्युनिटीज भी हैं, पारसीज जो हैं ये हेल्थी हैं, मतलब है तो अमीर, लेकिन इनमें फर्टिलिटी रेट बड़ी कम है। मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स में वोकेशनल ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। तो अब ये अदर जो रिलीजन कम्युनिटीज हैं उनमें उनके कंपैरिजन में लिटरेसी रेट इनमें कम है, एजुकेशन कम है। अब बात करते हैं हम लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज की। अब लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज वो हैं ये वो जिनकी जो मेजॉरिटी लोगों की लैंग्वेज है, ठीक है, उनसे हट के इनकी लैंग्वेज है। ओके, तो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जो गुजराती बोलते हैं वो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज हैं, और मराठी जो गुजरात में रह रहे हैं वो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज हैं वहाँ की। ओके, तो इसको अब जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस के कहा है कि गाइडलाइन जो दी है, इन्होंने कहा है कि जो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज है वो अपने स्टेट की पॉपुलेशन के को ध्यान में रखते किसी कम्युनिटी को लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी आपने डिटरमिन करना है। ओके, अब मेजर इश्यूज कौन कौन से हैं लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज के। तो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी पहले हमने पढ़ा, सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, गरीब हैं, लिटरेसी है, फीमेल मिनॉरिटीज है, एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई सर्विस सेक्टर में है तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। तो जो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज हैं बेसिकली, तो अब क्या हुआ कि बड़ी सारी स्टेट्स हमारे इंडिया में जो बनी है वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बनी है। तो बट जो कन्फ्लिक्ट्स था वो तो दूर हुआ नहीं इससे, है ना। फॉर एग्जांपल गोवा जो बनी थी वहाँ पे कोंकणी बोली जाती है। अब कोंकणी तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन बाकी स्टेट में ये प्रोटेक्टेड रही हैं। ओके, बहुत सारी जो 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं वो है तो है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है किसी भी सिंगल स्टेट में, बड़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो अब बेसिकली क्या क्या इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज तो हैं ही हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसलेटर्स नहीं होते हैं माइनॉरिटी के, तो टाइपिस्ट्स नहीं होते हैं माइनॉरिटी लैंग्वेज में, है ना। तो उसमें क्या होता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बुक्स नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की कहाँ पे कमियां हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतने मतलब उनकी लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। उनके पास ट्रांसलेटर्स नहीं है ना। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स नहीं है जो कि कैटर करते हों लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज को। बुक्स नहीं है लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज उनकी लैंग्वेज में। अब है अब उस दूसरा आता है एजुकेशनली भी ये इशू फेस करते हैं। अब देखो, अब कहा है कि सभी को इक्वल राइट है, राइट टू एजुकेशन सबका है, ठीक है। अब स्टेट्स ये भी कह दिया कि आपने डायरेक्शन देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप मदर टंग में पढ़ाई पढ़ाएं उनको, ठीक है। तो अब रिक्रूटमेंट जो है वो क्योंकि माइनॉरिटी लैंग्वेज में रिक्रूटमेंट नहीं होती है, तो रिक्रूटमेंट उनमें वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज को। एजुकेशन में है, रिक्रूटमेंट में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, पॉलिटिकली है। पॉलिटिकली भी हम देखें इनकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी कम है। अब माइनॉरिटीज बोला जाता है कि मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोअर हाउस में वो कम होती जा रही है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, पॉलिटिकली जो है वो एक्सक्लूडेड है ये। तो वायलेंस भी है माइनॉरिटीज के खिलाफ, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के साथ वायलेंस के भी बड़े हमें इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो कम्युनल राइट्स, अब कम्युनल राइट्स क्या है। कम्युनल राइट्स बेसिकली तो रिलीजन के बेस पे, है ना, कम्युनिटी के बेस पे दंगे हो जाते हैं। वोट्स, अब वोट्स जो है कम्युनल वोट्स का भी रिलीजन के बेस पे लोग
ऐसी पार्टीज उभर के सामने आती हैं जो कि कौन सी हैं, जो कि कम्युनिटी के बेसिस पे आती हैं, रिलीजियस के बेसिस पे आती हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आती हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स चीजें आ जाती, क्रिमिनलाइज हो जाती हैं चीजें। तो ये सारी चीजें थी। देखो एजुकेशनली वो बैकवर्ड हैं, पॉलिटिकली भी रिप्रेजेंटेशन कम है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन कम होती जा रही है। कम्युनल वोट्स की बात करें तो अब कम्युनल वोट्स जो है, तो अब कम्युनल की बेसिस पे पार्टीज बनती हैं, रिलीजन की बेस पे पार्टीज हैं इंडिया में, तो कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से कम्युनल टेंशन होने के चांसेस होते हैं। तो एजुकेशन जो है वो कम है, मदर टंग में पढ़ाया नहीं जाता और दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, उनको वो समझ नहीं आता। अब एडमिनिस्ट्रेशन में देखो बड़ी सारी स्टेट्स हैं वो लिंग्विस्टिक के बेस पे बनी थी, लेकिन लेकिन तब भी जो लिंग्विस्टिक की जो प्रॉब्लम है वो अब भी है, क्योंकि वो उस स्टेट में तो वो मेजोरिटी बन गई, लेकिन बाकी स्टेट्स में वो जो माइनॉरिटी है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बन जाती है। जैसे एग्जांपल दिया आपको, मराठा में, महाराष्ट्र में मराठी जो है वो नहीं है, लेकिन मराठी गुजरात में जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तो स्टेट्स तो बनाई लेकिन माइनॉरिटी का इशू जो था वो रिजॉल्व नहीं हुआ। ओके। अब हमने पढ़ा लिंग्विस्टिक और रिलीजियस मिनॉरिटीज क्या होती हैं और देयर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी प्राप्त की। ओके। अब देखिए जो प्रोग्राम्स क्या हैं, देखो माइनॉरिटीज के लिए मिनिस्ट्री होती है अलग से, तो उनके लिए प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या, तो अब रिलीजियस माइनॉरिटी, इनको देखो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट है, ये लोग अपने कम्युनिटी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं या वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, और इनके इंस्टीट्यूशंस में एक्ट पास हुआ था 2009 में, नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट, उसके तहत ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनके अपने माइनॉरिटी का स्टेटस मिला है। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो माइनॉरिटी की बात नहीं की थी, लेकिन एक्ट बना था जिसके ऊपर जो इनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया। कोई भी कम्युनिटी को गवर्नमेंट नोटिफाई करके घोषित कर सकती है कि ये कम्युनिटी माइनॉरिटी है। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि कैरी आउट किए हैं इनके लिए, देखो अब इनकी एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन है ना, रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन है, जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करते हैं, है ना, अपना रिलीजन को प्रोपोगेट प्रोफेस कर सकते हैं, टेम्पल्स, गुरुद्वारा, चर्चेस, देन मॉस्क, ये सेटअप कर सकते हैं, उनका राइट है। ओके। तो स्कॉलरशिप है इनके लिए, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। ठीक है। उसके बाद एजुकेशनली भी एम्पावर करती है गवर्नमेंट, तो उसके बाद इकोनॉमिकली भी एम्पावर करती है। इकोनॉमिकली कैसे एम्पावर करती है, बड़े सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं इन लोगों के लिए। ओके। नई मंजिल स्कीम है, इसमें जो माइनॉरिटी लोगों के लिए अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, ट्रेनिंग लेनी है, तो उनके लिए नई मंजिल स्कीम है। सीखो और कमाओ है, तो इसमें ये अपने आप की स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली जो है एम्पावर कर सकते हैं। तो कैसे अपने आप को सीखो और कमाओ, तो स्किल डेवलपमेंट हो सकती है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऐसे हो रही है। इनके लिए स्कॉलरशिप है ना, स्कॉलरशिप है, एजुकेशनली एम्पावरमेंट इनको कर रहे हैं। ओके। तो इनके लिए नई मंजिल स्कीम है, माइनॉरिटीज के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। ठीक है। और स्पेशल नीड्स हैं, ताकि नई रोशनी, तो अब वुमन, जो माइनॉरिटी की वुमन है उनको लीडर्स बनाना है, तो उनके लिए नई रोशनी है। हमारी धरोहर स्कीम है, जो हमारे कम्युनिटीज की, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज की कुछ अगर कोई रिच कल्चरल कोई मॉन्यूमेंट्स है, आर्किटेक्चर है, तो उसको प्रिजर्व करना, उसके नई धरोहर है। जियो पारसी, तो उनकी मैंने बताया कि उनकी फर्टिलिटी कम है, तो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जियो पारसी स्कीम है। वक्फ मैनेजमेंट है, वक्फ बोर्ड, जिनकी जो आज आज के टाइम में बड़ा न्यूज़ में चल रहा है,
तो वक़फ़ बोर्ड है, ओके। तो हज मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए बनाई गई हैं। उनकी चाहे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी हो, चाहे उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी हो, चाहे उनको स्किल प्रोवाइड करनी हो, जियो पारसी, नई रोशनी, है ना? तो उस्ताद स्कीम करके है, नई मंजिल, ठीक है? तो तो और इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको सपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद कंक्लूजन क्या है? अब कंक्लूजन में हम कह सकते हैं हर स्टेट में कोई ना कोई रिलीजियस मिनॉरिटी है, ओके। हर स्टेट में रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं। तो अब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक्ट भी बना है इनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी है, चाहे आर्टिकल 25 है, 26 है, 30 है। तो ये सब आर्टिकल्स इन्हीं के वेलफेयर के लिए बने हैं। 15 है, आर्टिकल 16 है। तो मिनॉरिटीज के लिए ही तो है सब कुछ, है ना? तो अब पॉलिटिकल पार्टीज तो ये हम करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा इनके लिए जो है अब लिंग्विस्टिक के बेस पे मिनॉरिटीज स्टेट्स बनी थी, तो लेकिन वो एड्रेस नहीं कर पाई। तो बहुत सारी इनके सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ठीक है ना? तो इनकी कैसे गवर्नमेंट इनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, वो स्कीम्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है गाइस। तो ये था लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस मिनॉरिटीज। अब हम पढ़ते हैं इंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस प्रोसेस ऑफ सोशल कल्चरल चेंज इन इंडियन सोसाइटी में। कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, कल्चर कैसे इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें हम संस्कृताइजेशन को पढ़ते हैं, बस वेस्टर्नाइजेशन को पढ़ते हैं, मॉडर्नाइजेशन को पढ़ते हैं, हम लिटिल ट्रेडिशन को, ग्रेट ट्रेडिशन को पढ़ते हैं। देखो अब हम जब हम जहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हम पंचायती राज रूरल एरिया है जब की बात होती है, तो पंचायती राज को तो डिस्कस करना बनता ही है। और सोशल चेंज कैसी हुई है पंचायती राज से, और मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया का, तो सोशल सोसाइटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है। अब देखो, अब सोशल चेंज होता क्या है बेसिकली, क्या होता है सोशल चेंज? सोसाइटी में देखो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सोशल चेंज होता है कि हम जब हमारी सोसाइटी में, हम अपनी सोसाइटी में हम जहाँ तो अपने तौर तरीकों को चेंज करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना? उसको हम बोलते हैं सोशल चेंज। ये डी एन मजूमदार ने डेफिनेशन दी थी, ठीक है। तो मतलब अपनी करना, डूइंग एंड थिंकिंग, दो चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस कि आप कैसे सोचते हैं, आप करते क्या हैं, जब उसमें चेंजेस आती है, उसको हम कह सकते हैं सोशल चेंज, ओके। तो अब सोशल चेंज कैसे आती है इन चीजों से, ठीक है। तो अब सोशल चेंज जब आएगी तो क्या होगा? चेंज जब होगा तो आप, हाँ, हम खाते हैं, हम वीट खाते हैं, हम एग्स खाते हैं, ठीक है। तो अब उसकी फॉर्म चेंज हो गई है। अभी हम ब्रेड्स खाते हैं, ऑमलेट खाते हैं, ठीक है। रेडी टू ईट कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। अब फूड तो हम खाते हैं लेकिन फॉर्म चेंज हो गई है, दैट इज कॉल्ड सोशल चेंज। तो अब हमारी जो पहली फैमिलीज होती थी वो इग्लिटेरियन होती थी फैमिली, ठीक है ना? तो अब हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो चेंज हो गए हैं,
उनका वे ऑफ जो उनका एजुकेशन पढ़ाने का तरीका है वो चेंज हुआ है, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनको कैसे वो उनका अल्टीमेट एम वो चेंज हो गया है ना। तो वो अब कैसे डायरेक्शन देनी है सोसाइटी को, अगर रिलीजन उस डायरेक्शन में काम कर रहा है, सही डायरेक्शन कैसे देनी है। ठीक है, स्कूल अब स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस पे फोकस कर रहे हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए। तो ये चेंजेस हो रही हैं। ओके, तो नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नए नए व्यूज आ रहे हैं। पहले अरिस्टोक्रेसी थी, अब डेमोक्रेसी आ गई है ना। तो अब क्या होता है कि सोशल चेंज में आपके इंटरेक्शन में चेंजेस हो जाती हैं, आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस तक चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, सोशल पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, उसमें भी चेंजेस आ जाती हैं। तो अब देखा जाए तो हम थोड़े कंसेप्ट भी पढ़ते हैं इसके, इनके अंदर सोशल चेंज के अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं कुछ, उनको डिस्कस करेंगे। संस्कृताइजेशन आता है सोशल चेंज के अंदर, कॉन्सेप्ट आता है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? एम एन श्रीनिवासन ने। तो एम एन श्रीनिवासन ने, मैंने बताया, इन्होंने स्टडीज की थी विलेज की स्टडीज। तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूक्स, इन्होंने साउथ इंडिया में स्टडी की थी। तो ये सोशल चेंज इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने रिलीजन के ऊपर स्टडी की। इन्होंने देखा कि कैसे कास्ट मोबिलिटी, कल्चरल मोबिलिटी कैसी हो रही है, हमारा जो हमारा ट्रेडिशनल जो कास्ट स्ट्रक्चर था उसमें कैसे चेंजेस हो रही है। इसमें ये होता है कि जो हिंदू लो कास्ट के हैं या फिर जो ट्राइबल लोग हैं, वो अपने कस्टम्स वो चेंज कर रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाई कास्ट के कस्टम्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्वाइस बोर्न कास्ट, उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कास्ट सिस्टम में ही है, ये ट्राइबल सोसाइटी में भी ऐसे देखने को मिलता है। तो ये कहा इसने श्रीनिवासन ने। ओके, अब रेलिवेशन क्या है इसका? इसका ये है कि ये कास्ट सिस्टम पहले रिजिड था, है ना। तो अब रिजिडिटी इसमें ये थी कि ऑक्यूपेशन के बेस के आपका स्टेटस जो बताया जाता था, आप किस कास्ट जाति में पैदा होते हैं, आपकी जाति आपको वैसे ही देखा जाता था। अगर लो जाति में पैदा होते थे तो आपको मतलब एक छोटी नज़र से देखा जाता था। अगर आप हायर कास्ट में हैं, चाहे आप निकम्मे हैं, तो आपको एक एक अच्छी नज़र से देखा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, जब ये संस्कृताइजेशन हुई है, तो इससे क्या हुआ कि जो रिजिडिटी थी कास्ट की वो खत्म हो गई। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो जो अब लो कास्ट के लोग, उनको जब ये महसूस होता था कि हमें 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 हमारे हमें कुछ डिप्राइव किया जा रहा है, हमें हमारे राइट्स से, जब उनको लगता था, तो वो संस्कृताइजेशन, वो कहते अपने कास्ट ही, अपने कस्टम्स, हम भी हायर कास्ट बनने की इच्छा में वो उनके कास्ट कस्टम्स को अडॉप्ट करते थे। तो ये था इसका रेलेवेंस। तो उनको एक किस्म का सेफ्टी वैल्व प्रोवाइड करता था कास्ट सिस्टम को। ठीक है, अब उसके बाद आता है, हम मिजो की बात करते हैं। तो अब मिजो बेसिकली इनमें डॉर्मेटरी सिस्टम होता था, बैचलर्स डॉर्मेटरी। तो अब तो ये खत्म ही हो गया है। तो ये डॉर्मेटरी क्या होता था कि यहाँ पे जो यंग लड़के होते थे, बच्चे होते थे, तो वो इकट्ठे होते थे। ठीक है, कम्युनिटी सोसाइटी में, कम्युनिटी लाइफ में पार्टिसिपेट करते थे। अब उसका यूज ही खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि स्कूल आ गए, जब स्कूल आ गए तो डॉर्मेटरी का रेलिवेंस ही खत्म हो गया। तो ये था, मिजोस की एग्जांपल दी हुई है। अब इन्होंने देखो, बिसीपारा विलेज है, बिसीपारा विलेज की स्टडी ज्यादा है, वो किसने की थी? ये बिसीपारा विलेज की स्टडी की थी उड़ीसा में है। तो एफ जी बेले ने स्टडी की थी। तो इन्होंने कहा कि जो वहाँ के जो लो कास्ट के लोग थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, दारू लिकर बनाते थे। आजादी के बाद उनको लाइसेंस भी मिल गए। ठीक है, तो पैसे तो उन्होंने कमाए, तो उन्होंने अपनी अपनी इमेज को भी सुधारा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि हाईएस्ट स्टेटस के बन गया है ये। तो ये नोनिया कास्ट है, ऐसी ही बड़ी सारी एग्जांपल्स दी हैं। तो ये इन केस स्टडीज को जब आप कोट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, रेलेवेंट कॉन्टेम्प्रेरी केस स्टडीज आप कोट कीजिए। मैं आपको केस स्टडीज बताता जाऊंगा, आपने और भी केस स्टडीज सर्च करनी है। ओके, अब चमार्स है यूपी के। तो ये किसमें चमार्स क्या करते थे, जूते बनाते थे, लेदर के जूते बनाते थे। अब क्या हुआ है कि अब उन्होंने अपनी इकोनॉमिकली कंडीशन को इम्प्रूव किया, बहुत सारे पैसे कमाए, तो अब उनको ऊंची नजर से देखा जाता है। कैसे चमार्स जो थे यूपी के, उनकी कैसे कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो गई संस्कृताइजेशन से। एक नोनिया कास्ट थी यूपी में, ठीक है, वो क्या करते थे, नमक बनाते थे। तो उसके बाद जब मुझे साल्ट मेकिंग का काम था, इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, तो इन्होंने जो सेल्फ इमेज थी वो उसमें चेंजेस की, तो ये काफ़ी अच्छे ठीक हो गए, वेल ऑफ हो गए। अब बिसीपारा विलेज है उड़ीसा के, वहाँ के लोग लिक्विड बेचते थे, तो गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दिया उसके बाद में। उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए, तो ये सोशल स्टेटस इनका इम्प्रूव हो गया। ओके, तो उसके बाद फैक्टर्स क्या क्या है, क्यों सस्टेटाइजेशन हो रही है, जब सस्टेटाइजेशन का मेन कारण क्या है। तो अब बेसिकली जो होता किस तरफ है, जो होता है जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट है उनकी तरफ ये डायरेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद संस्कृताइजेशन सिर्फ ट्राइबल लोगों में ही कास्ट पीपल में ही नहीं होता, ये ट्राइबल के लोगों में भी होता है। तो ये कल्चर पैराडाइम है बेसिकली। ओके, तो अब इसका मतलब ये भी होता है कि टी टोटलिज्म भी लोग जो है वो उस तरफ जाते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ा, हमने संस्कृताइजेशन पढ़ा, हमने इसकी रेलेवेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोड्स क्या है संस्कृताइजेशन के। ओके, तो इफेक्ट्स क्या हुआ, इफेक्ट्स तो मैंने बताया आपको, कैसे यूपी में नोनिया कास्ट के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो गई, बिसी पारा विलेज के लोग कैसे जब उनको लाइसेंस दिए गवर्नमेंट ने तो वो वेल ऑफ हो गए। उसके बाद चमार थे यूपी के, वो भी लेदर के प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद जब उन्होंने मेहनत करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और नेचुरली वो हायर कास्ट की तरफ बढ़ गए। ओके, तो तो अब जैसे संस्कृताइजेशन से पता, ये कम्प्लेक्स है ना, हमें पता ही नहीं चल पाता कि क्योंकि अब आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी में चीज़ें जो हैं वो कम्प्लेक्स हो गई हैं, डायनामिज्म ज़्यादा है सोसाइटी में। तो संस्कृताइजेशन हम जब पढ़ लेते हैं तो हमें जो इंडियन कल्चर का जो कम्प्लेक्स पैटर्न है, पहले पैटर्न सिंपल होता था, वो उस पैटर्न से जो है वो कम्प्लेक्स पैटर्न को संस्कृताइजेशन ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो जैसे एम एन श्रीनिवासन ने रिलीजन एंड सोसाइटी पढ़ी अमंग द कूक्स, तो वहाँ पे संस्कृताइजेशन के कंसेप्ट को इवॉल्व किया। ओके, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था, पेपर में लिखा था, ए नोट ऑन वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन। तो क्या होता क्या है कि वेस्टर्नाइजेशन होता है कि हमारे सोसाइटी में चेंजेस क्या आ गई हैं। ठीक है, ब्रिटिश रूल के 150 साल जहाँ रहने से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ गई हैं, डिफरेंट लेवल्स पे चेंजेस हुई हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस हुई हैं, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स में चेंजेस हुए हैं, हमारे आइडियोलॉजी में काफ़ी चेंजेस हुई हैं। तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। तो तो
अब मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो अब मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था एम एन श्रीनिवासन ने, जब इन्होंने स्टडी की थी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में। तो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था एस सी डुबे ने। एस सी डुबे ने इन्होंने इनका वर्क है कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। तो कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन इनका वर्क है। तो इन्होंने कहा है कि मॉडर्नाइजेशन हो गई है, तो क्योंकि इंडियन के कैरेक्टर में बड़ी सारी मॉडर्निटी आ गई है। ठीक है, तो चेंजेस ये भी एक किस्म का कम्प्लेक्स सेट ऑफ चेंजेस है जो कि हर एक सोसाइटी के पार्ट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे जैसे वो सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाती है तो उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन होती है। इंडस्ट्रियलाइज्ड होने की वजह से जो सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आती हैं, हर सोसाइटी के पार्ट में चेंजेस आती हैं, उसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। ओके, अभी हम पढ़ते हैं लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन। अब बेसिकली एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर नाम से बुक लिखी थी। तो पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर में था क्या? पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर में इन्होंने एक गांव है मैक्सिको में, तो उस गांव की स्टडी की। तो गांव की स्टडी करके तो उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है वो दिए लिटिल ट्रेडिशन के और ग्रेट ट्रेडिशन के कॉन्सेप्ट दिए। ओके, तो अब उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट जो थे ये कॉपी कर दिए, किसने टेकन अप किए, किसने किए? मैक्की मेरिट है, मिल्टन मिल्टन सिंगर थे। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन सोसाइटी के ऊपर स्टडी की, विलेज इंडिया पे स्टडी की। तो इन्होंने ये टॉपिक्स जो है वो टेकअप कर लिए। ओके, तब लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है? लिटिल ट्रेडिशन होता है कि मान के चलो जो छोटी थोड़ी जगह में ये फैला होता है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन होता है बेसिकली, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसे ही ऑरली ये ट्रांसमिशन होती है इसकी, है ना। तो अब ये ट्रेडिशन को कौन कैरी फॉरवर्ड करता है? इसकी कोई टेक्स्ट नहीं होता, इसका कोई कोई ऐसा कोई वो नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। तो इसको कैसे हम ट्रांसमिट करते हैं? तो जो मेडिसिन मैन होते हैं वो लिटिल ट्रेडिशन को करते हैं, आर्टिस्ट होते हैं वो उसको आगे ट्रेडिशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टोरीज के जरिए हम इसको आगे पास ऑन करते हैं। तो ये लिमिटेड जगह होता है। अब जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, रूरल, ग्रेट ट्रेडिशन जो है ये एजुकेटेड लोग जो है, तो ये फ्यू लोगों का जो है ना, तो ये ट्रेडिशन है ना, तो इसका ट्रेडिशन ये टेक्स्ट में मिलता है, हमें लिटरेचर में मिलता है। ओके, तो इसका ब्रॉडर एक्सटेंट है लिटिल ट्रेडिशन का, क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड है इसका। तो इसको कैरी कौन करते हैं? इसको जो बड़े बड़े रिचुअल लीडर्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो कैरी करते हैं। लिटिल आर्टिजन को भी कैरी करते हैं, ट्रांसमिट होता है, वो ओरली होता है, ग्रेट एडिशन के टेक्स्ट होते हैं, तो इस तरह से होता है। ओके, तो तो ये लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन है ना, तो ये जब होता है कि जब चेंजेस आती हैं सोसाइटी में, तो ये उसको एक्सप्लेन करता है, एनालाइज कर पाता है रूरल इंडिया में सोशल चेंज को। ठीक है, तो अब कल्चरल कॉन्टिन्यूटी भी बनाए रखता है। मैं बताता हूँ, तो देखो जैसे ग्रेट ट्रेडिशन मैं बताता हूँ, जैसे रामायण है, महाभारत है, ठीक है ना। तो इसने कॉन्टिन्यूटी रखी है, क्योंकि हमारी पहली जनरेशन भी इसको फॉलो करते थे, आज की जनरेशन भी फॉलो करती है। तो ये ग्रेट ट्रेडिशन है।
तो कल्चरली कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, तो अब कल्चरल कॉन्शियसनेस बनता है, इससे कल्चरल कॉन्शियसनेस बनता है। तो वो क्या होता है कि कल्चरल कॉन्शियसनेस क्या होता है कि पीपल शेयर करते हैं, पीपल शेयर करते हैं कल्चर की, एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, है ना, उसकी वजह से कल्चरल कॉन्शियसनेस बनता है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है इसकी। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको किस तरह से ये लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन क्या चीजें हैं। अब क्रिटिसिज्म देखा जाए तो एस.सी. दुबे ने कहा कि हम इंडियन सोसाइटी को भाई ऐसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते दो में, भाई एक लिटिल ट्रेडिशन है, ग्रेट ट्रेडिशन, है ना। तो अब डेविड ने कहा कि जो ग्रेट ट्रेडिशन है वो गांव में नहीं फॉलो किया जाता, है ना। तो अब बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो रूरल से अर्बन में जाते हैं, अर्बन से रूरल में जाते हैं, तो ऐसा कोई, ठीक है ना। बट कॉन्सेप्ट जो है वो डिवाइड डिवाइड तो नहीं कर सकते हम सोसाइटी को, बट इसका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम अपने कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम सोशल चेंज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमने पढ़ा। लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था बेटा? ये दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, फिर इसको बाद में अडॉप्ट किया मैककेम मेरिट ने और मिल्टन सिंगर ने, जब इंडिया में इन्होंने स्टेट स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी में स्टडी की और विलेज इंडिया में स्टडी किया। अब यूनिवर्सलाइजेशन प्रोपलाइजेशन क्या है? अब देखो, अब मैककेम मेरिट ने ही यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, प्रोपलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गांव था, ठीक है, जिस गांव का नाम था किशनगढ़ी। किशनगढ़ी गांव है उत्तर प्रदेश में। तो वहां पे मैककेम मेरिट ने वहां का सोशल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिए। ठीक है, तो यूनिवर्सलाइजेशन क्या है? इसने कहा कि जो लिटिल ट्रेडिशन है ना, वो एजुकेटेड एलीट का पार्ट बन जाता है ग्रेट ट्रेडिशन का। ठीक है, और पैराकोलाइजेशन क्या है? तो जो ग्रेट ट्रेडिशन है ना, वो भी पार्ट बन जाता है लिटिल ट्रेडिशन का। ठीक है, जैसे एनके बॉस ने दिया था, जुआंग ट्राइब ने हिंदू रिचुअल्स को अडॉप्ट कर दिया, जुआंग ट्राइब ने हिंदू रिचुअल्स को अडॉप्ट किया है। ये किसने कहा था? एनके बॉस ने। तो ये चीजें होती हैं, जो गांवों में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उसको शहर के लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, रूरल के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अर्बन सेंटर के फेस्टिवल भी सेंटर सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बेसिकली जो है वो डिफ्यूजन हो रहा है, लिटिल ट्रेडिशन का डिफ्यूजन हो रहा है ग्रेट ट्रेडिशन में, और ग्रेट ट्रेडिशन जो है वो क्या कर रहा है, वो इम्बाइब किया जा रहा है, उसको उसके लिटिल ट्रेडिशन में वो रग रग में जा रहा है। तो लिटिल कम्युनिटीज इन इंडियन सिविलाइजेशन, तो मैककेम मेरिट ने क्या किया, एक बुक लिखी थी, लिटिल कम्युनिटीज इन इंडियन इन एन इंडिजिनस सिविलाइजेशन, इसके बारे में स्टडी किया, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था इसने। ओके, तो अब एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया क्या है? अब जो भी वहाँ के फेस्टिवल्स हैं, चीजें, है ना, किशनगढ़ी विलेज में उनके जो गॉडेस की जो पूजा करते हैं, है ना, तो वो जैसे मान लीजिए मेरिट ने कहा सारूटी है, सारूटी तो देवी है,
तो वो लिटिल ट्रेडिशन में सारूती देवी की पूजा की जाती है, और वो चीज लिटिल ट्रेडिशन की बन गई है अपर ट्रेडिशन की पार्ट, क्योंकि ग्रेटर ट्रेडिशन में सिर्फ नाम चेंज हुआ है, अब गॉडेस लक्ष्मी आ गई है, तो जिसको हम मानते हैं प्रॉस्पेरिटी की वो एग्जांपल, वेल्थ की एग्जांपल मानते हैं। तो सारूती देवी जो है उनकी पूजा की जाती है लिटिल ट्रेडिशन में, ठीक है। तो फॉर्म, नाम चेंज हुआ है, तो वहां पे सारूती देवी हैं, सारूती जी हैं, किसकी एग्जांपल, पैसे वालों की, प्रॉस्पेरिटी की। तो यहाँ पे ग्रेटर ट्रेडिशन की एग्जांपल है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताता हूँ, संतोषी माता जी है, संतोषी माँ, सारूटी देवी, तो ये सारी चीजें हैं लिटिल ट्रेडिशन की बात। अब लेकिन सर संतोषी माता जो है वो अब ग्रेटर ट्रेडिशन का पार्ट बन गया है, अब उसको एलीट लोग भी उसको मानते हैं, उसको उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। अब देखो हरियाणा में क्या होता है कि सोलोनो क्या है, प्रीस्ट जो है क्या करते हैं, धागा बांधते हैं पीपल्स के रिस्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन हरियाणा में क्या है, हम जैसे रक्षाबंधन एक ग्रेट ट्रेडिशन का फेस्टिवल है, लेकिन हरियाणा में क्या होता है, सैलोनो फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सैलोनो फेस्टिवल में क्या होता है कि जो लैंड लॉर्ड होते हैं ना, वो धागा बांधते हैं, जो फार्मर्स होते हैं उनके हाथ कलाई में धागा बांधते हैं। तो जैसे रक्षाबंधन करते हैं, होता है सेलिब्रेट, वैसे ही सैलोनो फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, प्रीस्ट के द्वारा भी किया जाता है। वो लोगों की कलाइयों में धागा बांधते हैं, और हरियाणा में जो लैंडलॉर्ड होते हैं, वो जो कल्टीवेटर्स होते हैं, जो पीसेंट सेक्शन होती है सोसाइटी की, उनकी कलाइयों में वो धागा बांधते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया है, बड़े ब्यूटीफुल तरीके से लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन को एक्सप्लेन किया है। हम देवियों की पूजा करते हैं, वो भी देवियों की पूजा करते हैं, सारूटी देवी की पूजा करते हैं, वो वहां पे लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। तो ये है यूनिवर्सलाइजेशन। अब पैरोकलाइजेशन की बात करते हैं। पैरोकलाइजेशन बेसिकली लिटिल ट्रेडिशन का जो काम है, क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी है, वो इंडिजिनस सिविलाइजेशन का पार्ट पड़ जाता है। उन्होंने किशनगढ़ की एग्जांपल दी, उन्होंने कहा कि जो हम करते हैं किशनगढ़ी में, तो नौरथा, तो नौरथा जो है वो मड से बनाई जाती है, तो उनकी पूजा करते हैं किशनगढ़ी में, नौरथा मनाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो मैरियट ने कहा कि जो दुर्गा पूजा हम करते हैं, 9 दुर्गास की जो पूजा करते हैं हम सिटीज में, ठीक है, तो वो जो है वहां पे नौरथा नाम से पूजी जाती हैं किशनगढ़ी में। देखो क्या एग्जाम्पल है, देखो जो नौरथा लिटिल ट्रेडिशन है, ग्रेट ट्रेडिशन में दुर्गा माता है, जो सालूनो है हरियाणा में, वो ग्रेट रक्षाबंधन है ग्रेट ट्रेडिशन में, जो संतोषी माता लिटिल ट्रेडिशन में भी थी, वो ग्रेट ट्रेडिशन में भी आई आ गई। तो ये एग्जांपल्स आपने कोट करनी है, तो विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि किस तरह से क्या हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस है एंथ्रोपोलॉजी की। तो हम रूरल सोसाइटीज की स्टडी करते हैं, इसमें चीजों को विजुलाइज करना होता है, ठीक है। ओके, संतोषी माता की एग्जांपल मैंने दी, सौरती की एग्जांपल दी मैंने, जो लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दी, वो बड़ी सारी एग्जांपल दी, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपलें कोट कर सकते हो आप। उसके बाद इसने कहा कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो कैसी बनी है,
जो रूरल कल्चर था, जो फोक कल्चर था, फोक आर्टिस्ट जो करते थे, ट्रेडिशन को पहले ओरली चलाते थे, फिर वो उनका टेक्स्ट बन गए, फिर वो तैयार, फिर वो ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा बन गए। तो पहले ये फॉक्स टेल्स होती थी, लोकल स्टोरीज होती थी, फिर वो टेक्स्ट में तब्दील हो गए। महाभारत है जो इनको रिफाइन किया जा रहा है ना। तो कल्चरल कॉन्टिन्यूटी बेसिकली क्या है, ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो उनमें एक कॉमन कल्चर है कि भावना है कि हमारा कल्चर कॉमन है, हम देवियों की पूजा करते हैं, हम ट्रीज की पूजा करते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, फॉर्म्स अलग अलग हैं, ऑब्जेक्टिव एक है, अल्टीमेट एम एक है। तो इससे क्या होता है, देखो इससे डिविजनिज्म भी हो रहा है, कल्चर की डिविजनिज्म भी हो रही है। हम यूनिवर्सलाइजेशन और ग्लोबल अर्बनाइजेशन जो है वो, और ग्लोबलाइजेशन का भी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, तो हम बात करते हैं आगे। पंचायती राज की। अब पंचायती राज की वजह से क्या सोशल चेंज आया। देखो हुआ क्या है कि आपको पता है कि 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि गांव में पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम गांव के लोगों को एम्पावर कर सकें। ठीक है, तो अब ये हुआ कि अब पंचायती राज आने से क्या हुआ, तो अब फैसले लेना शुरू कर दिए गांव के लोगों ने अपने लिए। ठीक है, तो वहां पे वो गांव में अपने लीडर्स को इलेक्ट करते थे, जो कि उनको रिप्रेजेंट करता था। ओके, तो गांव में पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल तो ये तो एक बीमारी, मतलब क्या है, इसको ज्यादा ही बढ़ावा दिया जाता है। अब बेसिकली पैट्रियार्कल सोसाइटी, अब बेसिकली बोलते हैं लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी, लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटी अब बुक में ही रह गई है, मेरा जो मानना है। अब पैट्रियार्कल सोसाइटी बन गई है जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बन गई आज के दौर में। हाँ, कहीं बची है, कहीं कहीं अगर है कहीं पॉकेट्स में पैट्रियार्कल सोसाइटी, वो भी कुछ टाइम के बाद जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बन जाएगी। कैसे, क्योंकि वहां पे वुमन भी लीडर निकल के आ रही है, वो भी फैसले लेती हैं गांव में। ओके, और वो अपने जो बड़े सारे सोशल इश्यूज हैं वो बेटर तरीके से उनको आगे एड्रेस कर सकते हैं, चाहे अल्कोहलिज्म का इशू हो, गैम्बलिंग का इशू हो, डोमेस्टिक वायलेंस का इशू हो, वो इसके थ्रू वो आगे नरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सोशल चेंज आई है इसके आने से। अब इसकी लिमिटेशंस अगर हम बात करें, तो अभी लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि अब फाइनेंशियल पावर्स है उनके पास तो कम है, वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब पंचायत को, खैर उनके अपने सोर्स ऑफ फंड्स भी होते हैं, वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, रोड टैक्स करते हैं कलेक्ट, सैनिटेशन फी कलेक्ट करते हैं। तो अब ये है कि स्टेट के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना होता है, तो उनको हम और एम्पावर कर सकते हैं। तो कास्ट सिस्टम भी कहीं ना कहीं पंचायती सिस्टम को, ये उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होने देता, क्योंकि पंचायती राज में भी लोग, रिजर्वेशन तो है ना, कैटेगरीज के लोग भी सरपंच बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जो डोमिनेंट कास्ट है, हायर कास्ट के लोग हैं, वो बेनिफिट ले जाते हैं।
पंचायती राज का लिमिटेशन ऐसे बता सकते हैं। उसके बाद आता है मीडिया एंड सोशल चेंज। और मीडिया एंड सोशल चेंज क्या है? तो देखो मीडिया क्या करता है, जानकारी देता है, न्यू कल्चर के बारे में जानकारी देता है, आप उस कल्चर को अपनाना चाहें उसकी अच्छाइयों के बारे में बताएगा। तो ये मेजर फोर्स भी है पंचायती राज कहीं ना कहीं। ओके, तो अब कल्चरली स्फेयर में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में जब बताता है तो बाकी लोगों को पता चलता है। तो मॉडर्न कल्चर के बारे में लोगों को बताता है, तो जो ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते हैं तो वो के मतलब कल्चर एक्सचेंज करने में कंट्रीब्यूट होता करता है ये। तो सोशल इंपेयर में देखो नॉलेज देता है, स्किल्स देता है, टेक्नोलॉजी नेगेटिव इम्पैक्ट को बारे में बताता है ना। पॉलिटिकल स्पेयर में आपको बताता है, पॉलिटिकली आपको एजुकेट करता है ना। तो सोशल इश्यूज के ऊपर आपको ध्यान देने के लिए करता है आपको, ठीक है। ये चीज है, कल्चरली भी स्फेयर में भी इफेक्ट कर रहा है, सोशल स्फेयर में भी इफेक्ट कर रहा है, और पॉलिटिकल स्फेयर में भी इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट, पब्लिक ओपिनियन बनाने में हेल्प करता है ना। मॉडर्न आइडियाज, हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में जानकारी देता है। ओके, ठीक है। तो बहुत सारे काम करता है सोशल मीडिया, हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में जागरूक कराता है, सोशल इवल्स के बारे में जागरूक करता है, सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में सेंसिटाइज करता है ना। एजुकेशनल कंटेंट भी होता है इसमें, तो ये फायदे हैं, ठीक है। अब सोशल मीडिया जो है वो एटीट्यूड को, अब इसको जो है वो साइंटिफिक टेम्पर का इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्योंकि ये जब ये हाईलाइट करता है सुपरस्टिशियस के को की सोसाइटी को इरेशनल प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, कहीं कर्नाटका में एक कलबुर्गी जगह है, वहां पे सोलर एक्लिप्स में क्या करते थे, किड्स को नेक तक वो उनको बरी किया जाता था। तो ऐसे करने से क्या होगा, स्किन डिजीजेस नहीं आएगी बच्चे को, और वो फिजिकली चैलेंज नहीं होगा। तो ये तरह की सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में, ये इसकी नेगेटिविटी के बारे में हाईलाइट करता था और लोगों को जागरूक करता था। साइंटिफिक टेम्पर एस्टेब्लिश करता है, कम्युनिकेशन करता है भाई मॉरल, ठीक है ना। टॉलरेंट होना चाहिए डिफरेंट आइडियाज के बारे में, तो उसके बारे में बताता है। यूथ को मोटिवेट करता है, रिलेशनशिप बिल्डअप करने में हेल्प करता है ना। हेल्थ के बारे में बताता है, तो बड़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। ओके, तो सोशल मीडिया के, मास मीडिया के। तो गाइस आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय गाइस, बाय बाय।